क्या बात करता हूँ, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? हाँ आगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट्स सेंटेंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, असर्शन होता है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती हैं, जो या तो ट्रू होती हैं या फिर फॉल्स होती हैं, पर दोनों नहीं हो सकती। टुडे इज संडे इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि अगर संडे है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स है। हमने किसी भी स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल चेक करने का मतलब उसको ट्रू और फॉल्स चेक करना है। किसी भी स्टेटमेंट को हम किस लेटर से दिखाते हैं? स्मॉल पी क्यू आर, स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, और ये सच दैट है। तो सपोज एक स्टेटमेंट है पी सच दैट, ठीक है, एक स्टेटमेंट है पी सच दैट if a number is even, if a number is even, then it is divisible by 2। समझ में आ गई बात? ये क्या लिखी मैंने स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कल तक जितनी की थी उन स्टेटमेंट से अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि इस स्टेटमेंट में हमने क्या यूज किए हैं? वर्ड्स इफ और देन। तो ऐसी स्टेटमेंट को इफ देन स्टेटमेंट कहा जाता है। ऐसी स्टेटमेंट्स को क्या स्टेटमेंट बोला जाता है? इफ देन स्टेटमेंट। तो इफ देन स्टेटमेंट में एक पोर्शन इफ होता है और दूसरा पोर्शन क्या होता है? देन। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है इफ अ नंबर इज इवन, यदि कोई नंबर क्या हो? इवन होगा, तो देन इट इज डिविजिबल बाय 2, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अब ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है। क्लियर? अब मैंने लिख दूं देन इट इज डिविजिबल बाय 3, तो फिर फॉल्स हो जाएगा। और मैंने लिखा है इट इज डिविजिबल बाय 2, तो फिर ट्रू हो जाएगा। अब इस केस में ये ट्रू है, अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, अब इसमें 3 तरह की स्टेटमेंट की बात करते हैं हम। एक तो बात करते हैं कन्वर्स स्टेटमेंट। कन्वर्स कौन सी स्टेटमेंट की? कन्वर्स ऑफ पी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट की कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं हम? कन्वर्स, एक नई स्टेटमेंट बना रहे हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट होती है उसके, जैसे कोई सेंटेंस होता है, इंग्लिश में तुम पढ़ते हो, उसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? सिखाते हैं ना इंग्लिश में, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? कोई सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं पीछे और इसको आगे कर देते हैं। मतलब देयर आर सम रूल्स जिससे आप इंटेरोगेटिव बना लेते हो। अगेन देयर आर सम रूल्स जिससे आप किसी इफ देन वाली स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट बना लेते हो? कन्वर्स। किसकी कन्वर्स बना रहे हो? इफ देन की। तो व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ इफ देन स्टेटमेंट? तो कन्वर्स स्टेटमेंट होती है, अगर स्टेटमेंट है इफ देन वाली स्टेटमेंट का जनरल फॉर्मेट कैसा होगा? इफ पी देन क्यू। बात समझ में आ रही है? इफ देन वाली स्टेटमेंट का जनरल फॉर्मेट क्या होगा? इफ पी देन क्यू, और वो खुद एक स्टेटमेंट है, राइट? यानी ये पूरी एक स्टेटमेंट है जिसका नाम पी रखा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? इफ क्यू देन आर, मतलब कोई भी 2 नाम दे दूंगा। अब इस स्टेटमेंट में मैंने बोला है, इस स्टेटमेंट को मैंने बोला है इफ एस देन टी। तो इसमें एस क्या है? एस है नंबर इज इवन, और टी क्या है? इट इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 पोर्शन हो गए ना, इफ के बाद एक स्टेटमेंट और देन के बाद एक स्टेटमेंट। तो वो पूरी स्टेटमेंट क्या है? उसका नाम क्या रखा हुआ है मैंने? पी। चले आगे। तो कन्वर्स में क्या होगा? अगर मेरी स्टेटमेंट थी इफ एस देन टी, तो कन्वर्स में हो जाएगा इफ टी देन एस। समझ रहे हो? देन वाली जो स्टेटमेंट है वो इफ में कन्वर्ट हो जाएगी, इफ वाली जो स्टेटमेंट है वो देन में कन्वर्ट, यानी उल्टा हो जाएगा। तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन नंबर, और इट इज इवन। तो अब यहां पर इस पी स्टेटमेंट में एक इफ वाली स्टेटमेंट थी और एक देन वाली थी। इफ वाली स्टेटमेंट को मैंने क्या बोला? एस, और टी वाली स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को क्या बोल दिया? टी। तो कन्वर्स क्या होगी? ये इसकी कन्वर्स हो जाएगी। तो कन्वर्स में क्या होता है? कन्वर्स में होता है उल्टा, इफ टी देन एस। तो क्या बन गई? इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गई बात? चलें आगे। ये तो होगी कन्वर्स। अब किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स बनाना है तो क्या करना है? जो देन के बाद वाला पोर्शन है उसको इफ के साथ लगा देना है, जो इफ के साथ वाला पोर्शन है वो देन में, उल्टा हो जाएगा। कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कन्वर्स ट्रू होगा? जरूरी नहीं है। कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या उसका कन्वर्स ट्रू होगा? जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं। इस केस में मैंने लिखा है अगर कोई नंबर इवन है तो 2 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो वो क्या होगा? इवन होगा। इसमें कन्वर्स भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है।
मैथमेटिकली। अगर मैं इसी स्टेटमेंट में ऐसे लिख दूं, इफ अ नंबर इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 4, या फिर ये लिखूं इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज इवन। अगर कोई नंबर किससे डिविजिबल है? 4 से, तो वो क्या होगा? नंबर इवन होगा। मैंने ये लिखा कि वो नंबर क्या होगा? इवन होगा। मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय कितना? 4 देन इट इज इवन। ये बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। देखो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 2 से भी हो रहा है, ऑब्वियस बात है, तो पक्की बात है वो नंबर क्या होगा? इवन। अब इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बनेगी? कन्वर्स बनेगी इफ अ नंबर इज इवन, इफ अ नंबर इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 4। अब ये जरूरी नहीं है, 6 इवन होता है लेकिन 4 से डिविजिबल। अब इस केस में कन्वर्स ट्रू नहीं है लेकिन ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू है। अब पिछले केस में कन्वर्स भी ट्रू थी और ओरिजिनल भी ट्रू थी, यानी कन्वर्स जरूरी नहीं कि हर बार ट्रू हो, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। चलें आगे, कन्वर्स समझ में आ गई। कन्वर्स के बाद है दूसरी स्टेटमेंट इनवर्स। इनवर्स में क्या है? इनवर्स में है हमारे पास ये ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है? ओरिजिनल स्टेटमेंट है इफ, जो मैंने लिखी है, एस और देन टी, ये रूल है ना स्टेटमेंट का। तो इनवर्स स्टेटमेंट हो जाएगी इफ नॉट एस देन नॉट टी, यानी यदि एस नहीं होगा तो टी नहीं होगा, ये नेगेशन आ गया। तो इसकी इनवर्स स्टेटमेंट क्या बनेगी? इफ अ नंबर इज नॉट इवन देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय, अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो वो 2 से डिविजिबल भी नहीं है। ये तो शायद नेगेशन का साइन ही था। कौन सा? ये ऐसे वाला। हाँ नेगेशन ही है ये। तो ये इनवर्स है। अरे ये इस स्टेटमेंट को इनवर्स स्टेटमेंट बोला गया। मतलब अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है P, जो स्टेटमेंट है इफ S देन Q, इस फॉर्मेट में लिखी हुई है। एक S स्मॉल स्टेटमेंट है, Q स्मॉल स्टेटमेंट है, इफ S देन Q की फॉर्म में लिखी है, जैसे मैंने ये लिखी है। तो इस P की कन्वर्स P क्या बनी? अभी मैंने रूल बताया ना, कन्वर्स P क्या बनी? इफ Q देन S, ये बन गई कन्वर्स। और इसकी इनवर्स क्या बनी? इनवर्स बन गई, इनवर्स ऑफ P क्या बनी? इफ नॉट S देन नॉट Q। मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट के साथ क्या लगा देने हैं? दोनों के साथ नोट नोट लगा देने हैं, दोनों के साथ नेगेशन लगा देने हैं। तो इसकी नेगेशन बनाओ, क्या बनेगी? इफ अ नंबर इज नॉट इवन देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये क्या बन जाएगी? इनवर्स। अब लास्ट बता रहा हूं, तीसरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर कोई स्टेटमेंट इफ देन वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू होगी। अगर इफ देन वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू मिलेगी। इनवर्स और कन्वर्स के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इसके बारे में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा 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 ट्रू होती है अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का रूल होता है, जैसे अब यहीं लिख देता हूं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का रूल होता है, ये नोट कर लेना तुम। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P बनेगी इफ नॉट Q देन नॉट S। नाम पता है क्या है? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है नेगेशन, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो नेगेशन है वो नेगेशन उल्टे साइड से लगेगी। सीधी साइड से तो नेगेशन ये लगी ना इनवर्स में, इनके साथ डायरेक्ट नेगेशन लग गए। अब नेगेशन कैसे लगेंगे? उल्टे नेगेशन लगेंगे। मतलब कि लास्ट वाले को, यानी इसमें इनवर्स भी यूज हो जाएगा, इसमें इनवर्स भी यूज हो जाएगा और उल्टा वाला भी हो जाएगा, कन्वर्स भी यूज हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इफ नॉट Q देन नॉट S। तो इसी कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगी? लास्ट वाले पे नेगेशन लगाना है। तो इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज नॉट इवन। आया समझ में? तो दिक्कत यहां तक। चलिए आगे। तो मैंने एग्जांपल से तुम्हें तीनों बता दिए हैं, कन्वर्स क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। पूछ लूं एक? पूछ लूं? नहीं आया क्या समझ में? बताओ भाई, जल्दी करो। एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं, तुम तीनों स्टेटमेंट बताओगे, मेरे को हटा दूं इसको रूल को। तो मुझे बताना तीनों स्टेटमेंट्स, कन्वर्स भी बतानी है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी और इनवर्स भी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट मैं तुमसे पूछ लेता हूं। कौन सी कर रहे थे हम?
if you stand first in annual examination or in exam, then you will get a scholarship. बताओ भाई, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, मैंने देन नहीं लगाया इसके अंदर, है तो अंडरस्टूड है ना कि देन कहाँ लगेगा, अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट पी है, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स बताओ। If you will get a scholarship, then you will stand first in exam. ये बन गया कन्वर्स। अब मुझे बताओ इसका इनवर्स। If you will not stand first in exam, then you will not get a scholarship. हाँ ठीक है, इनवर्स भी हो गया विद सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक कर दिया तुमने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी नहीं कुछ कह रहा, ठीक है, मैथ है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताओ। If you will not get a scholarship, then you will not stand first in exam. ठीक है, कन्वर्स में पहले इफ इसके साथ लगेगा, देन इसके साथ लगेगा, इनवर्स में इसके साथ नोट लगेगा, इसके साथ नोट लगेगा, इफ देन सेम रहेगा, और तीसरे वाले में इफ के साथ इसमें नोट लग जाएगा और फिर देन के साथ इसमें नोट लग जाएगा। और अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू होता है। ये अपनी रियल लाइफ में भी करके देखना। अगर आपको ये बोलो ना इफ के बाद देन, तो उसका नोट लगा दो, नोट जो बाद वाली स्टेटमेंट है उसके साथ पहले इफ लगाकर नोट लगा दो, और जो इफ वाली स्टेटमेंट है उसके बाद में लिखो नोट लगाकर, तो हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट्स कौन सी थी, इफ देन वाली, ठीक है, इफ देन वाली स्टेटमेंट्स। अच्छा, इफ देन वाली स्टेटमेंट्स को हम पढ़ो भाई, इसमें से पढ़ो, अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, निकालना बुक जरा। इम्प्लीकेशंस पे आ जाओ, बाय कंडीशनल बाद में करेंगे, पहले इफ देन वाले पे क्वेश्चंस हम देख लेंगे। हाँ, इफ देन वाले पे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके कुछ, आ जाओ उस पर, इम्प्लीकेशन पे आ जाओ। मिला 2.2 एक्सरसाइज जहाँ पे खत्म हो रही है उसके बाद कुछ लिखा हुआ है जहाँ 2.2 खत्म हो रही है। मिला इम्प्लीकेशन, मिल गया इम्प्लीकेशन। देखना क्या लिखा हुआ है। In mathematical reasoning, we come across certain statements like, if a number is multiple of 15, then it is a multiple of 5. A number is even if and only if divisible by 2. ऐसा एग्जाम्पल दिया था मैंने। Such statements are called compound statements containing some component statements which are connected by conditional phrase like if, then, if and only if, etc. ठीक है। The statement containing phrases like if, then, if, etc. are called, कौन सी statements बोलते हैं इनको? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जिसमें इफ देन लगा होता है उनको बोलते हैं कंडीशनल, जिसमें इफ एंड ओनली इफ लगा होता है, डबल वे इंप्लीकेशन होते हैं, उनको बोलते हैं बाई कंडीशनल, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से लगी हैं इसलिए उनको। एंड द स्टेटमेंट्स कंटेनिंग लाइक इफ एंड ओनली इफ को हमने डबल आई डबल एफ से पढ़ा था, बताया था मैंने, आई डबल एफ भी कहते हैं, एक्सेट्रा आर कॉल्ड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वी शैल नाउ डिस्कस दीज स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी होती है? इफ स्टेटमेंट होगी, देन स्टेटमेंट होगी। कह रहा है इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, देन द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट है, उसका नाम रख लो कुछ भी, एस या कुछ भी रख लो। तो इफ पी देन क्यू इज एन इम्प्लीकेशन और ए कंडीशनल स्टेटमेंट। इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं? अब हम आगे से कैसे इसको डिनोट करेंगे? इफ पी देन क्यू को हम कैसे डिनोट करेंगे? पी इंप्लाइज क्यू या फिर P इंप्लाइज Q। ये सिंबल भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जो मर्जी यूज कर लेना, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो, हम ये यूज कर लेंगे P इंप्लाइज Q। कौन सी स्टेटमेंट्स के लिए करेंगे हम? इफ देन वाली स्टेटमेंट्स के लिए। हेयर P इज, जो P है वो पहली स्टेटमेंट है और जो Q है वो कौन सी स्टेटमेंट है? बाद वाली। P कौन सा पार्ट है? इफ वाला, और Q कौन सा पार्ट है? देन वाला। यानी इफ की कंडीशन होगी तो देन वाली कंडीशन फुलफिल होगी जो स्टेटमेंट कहना चाह रही है। तो P वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीसीडेंट।
जो पार्ट पहले होता है इस पार्ट को बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है फर्स्ट वाला, और क्यू को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, यानी कि जो उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, रेशो में भी यही सिंबल्स लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, बस पता होना चाहिए। अब ट्रुथ टेबल ऑफ पी एंड क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल ऑफ पी एंड क्यू, ट्रुथ टेबल ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। एक स्टेटमेंट है पी, एक स्टेटमेंट है क्यू। अब ये स्टेटमेंट ये वाली कौन सी स्टेटमेंट है? पी, हाँ, मतलब इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, क्लियर। तो अब इसमें हमें ये देखना है पी ट्रू, क्यू भी ट्रू। अच्छा, इसके बताए थे केसेस, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट कौन सी है? इफ पी देन क्यू। इफ पी देन क्यू की ट्रुथ वैलिडिटी किस पर डिपेंड करती है? क्यू पर। ध्यान रखना, इसकी ट्रुथ वैलिडिटी किस पर डिपेंड करती है? क्यू पर, ठीक है। अगर क्यू, वैसे तो दोनों पर ही करती है, बट फिर भी अगर क्यू फॉल्स है और पी ट्रू है, अगर क्यू फॉल्स है और पी क्या है? ट्रू है। पी ट्रू है और क्यू क्या है? फॉल्स है, तो जो इंप्लीकेशन होगी वो फॉल्स की होगी। यानी बस ये ध्यान रखना है, फॉल्स सिर्फ एक केस में होती है, अगर पी स्टेटमेंट क्या हो? ट्रू, और क्यू स्टेटमेंट क्या हो? फॉल्स। अगर पी स्टेटमेंट ट्रू हो और क्यू स्टेटमेंट फॉल्स हो तो पी इंप्लाई क्यू हमेशा क्या आएगा? फॉल्स। अदरवाइज और कोई भी केस हो, तीनों केसेस में ट्रू हो जाएंगे। तीनों केसेस में ये जो इंप्लीकेशन है ये ट्रू होगी। इफ P इज फॉल्स देन Q इज फॉल्स, तो कंबाइंड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। दोनों ही फॉल्स है ना, P फॉल्स है तो इंप्लाई कर रही है वो कि Q को भी, वो भी फॉल्स ही है। अगर P फॉल्स है तो कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू है। P फॉल्स है और Q ट्रू है, इफ P और देन Q, तो भी क्या होगी? वो ट्रू होगी। दोनों ही ट्रू है तो भी ट्रू होगी, बस एक केस में फॉल्स होगी, जब P ट्रू है और Q फॉल्स है। चले आगे, ये ध्यान रखना होगी। नेक्स्ट देखते हैं। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव मैंने बता ही दिया तुम्हें। बस क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट एग्जांपल पे आना। बाई कंडीशनल बात देखेंगे, अभी कंडीशनल के बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट एग्जांपल, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए डिसजंक्शन और कंजंक्शन। क्या होते हैं? डिसजंक्शन और कंजंक्शन बताए थे ना कल। यूनियन और एंड। और में कब ट्रू होता है? जब एक भी ट्रू हो जाए। और एंड में कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू हो, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट द कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रूव दैट द कंडीशनल स्टेटमेंट 2.3 एग्जांपल 1, द कंडीशनल कैन बी एक्सप्रेस एज ए डिसजंक्शन और प्रूव दैट P implies Q is equivalent to, logical equivalence is equivalent to negation P और disjunction with Q, negation P disjunction with Q। अगर ये negation सिर्फ P का होता ना तो यहां पर ब्रैकेट ऐसे लगा होता। अभी ये किसका है? ब्रैकेट ऐसे नहीं लगाया हुआ, बट अंडरस्टूड है कि ये ऐसे समझा जाएगा। समझ में आई बात? और अब ये तो क्वेश्चन में दे दिया इसने ऐसे, अगर ये ऐसे ना देता तो लैंग्वेज में कैसे बोल सकता है? इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। P इंप्लाइज Q को क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब इफ देन वाली स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट किसके इक्वल है? नेगेशन, किसके नेगेशन के?
पी और क्यू के क्या हुआ यहाँ पर, पी और क्यू का क्या हो रहा है, डिसजंक्शन। तो प्रूव दैट देयर इज अ लॉजिकल इक्विवेलेंस बिटवीन द कंडीशनल स्टेटमेंट एंड द नेगेशन ऑफ, हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब इसमें पी और क्यू है ना, तो कितने केस होंगे, 4, कल बताया था कॉइन वाला, हेड टेल वाला। तो सबसे पहले आप टेबल बना लो लॉजिकल इक्विवेलेंस दिखाने के लिए। तो लेफ्ट साइड में हम टेबल बना लेंगे P इंप्लाइज Q की, और राइट साइड में हम टेबल बना लेंगे नेगेशन ऑफ P। ठीक है, एक मेथड ये भी होता है करने का, बीच में ये लाइन लगा दो। अब LHS RHS हम इक्वल दिखाएंगे। अब ये करने के लिए क्या करो, यहाँ पर P फिर Q और फिर P इंप्लाइज Q, 3 केस होंगे, बस 3 ही कॉलम बनेंगे। अब P क्या हो सकता है, Q क्या हो सकता है, ये तो आपको पता ही है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, बस एक ही केस में फॉल्स होगा। फॉल्स कब होता है, इफ देन में, जब पहले वाला ट्रू और दूसरे वाला फॉल्स हो। ठीक है, और यहाँ पर फॉल्स ट्रू होगा तो क्या बनेगा, ट्रू, और फॉल्स फॉल्स होगा तो भी क्या बनेगा, ट्रू। इसका रिजल्ट आ गया ये 4 आ गए। अब इसका रिजल्ट P Q और तीसरा P डिसजंक्शन Q, और फिर इसका नेगेशन। नेगेशन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, T F में बदलता है और F T में। पहले लिख लो T T T F F T F F। अब करना क्या है, यूनियन, मतलब डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, इसमें फॉल्स। अब इसका नेगेशन क्या बना, फॉल्स। इक्वल आ गया, नहीं आए, इक्वल नहीं आए, ये आने चाहिए इक्वल। कहाँ है भाई बुक पर, देखिए। अच्छा, इसने ऐसे करा है मेरे ख्याल से। पी क्यू हो गया ना हमारे पास, तो नेगेशन पी देखते हैं एक बार, नेगेशन पी क्या बनेगा, नेगेशन पी क्या बनता है, एफ एफ टी और टी। नेगेशन पी का क्यू के साथ क्या करना है, यूनियन। इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, टी, इन दोनों का यूनियन एफ, इन दोनों का, और इन दोनों का टी बनेगा। अब इक्वल आगे, ठीक है भाई। पर इसकी स्टेटमेंट एक मिनट देख ले। प्रूव दैट द कंडीशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ डिसजंक्शन और प्रूव दैट, फिर इसको डिसजंक्शन बोलना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, डिसजंक्शन ऑफ किसका प्रूव करना है हमने, नेगेशन P एंड Q का है, डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q नहीं है। फिर जो कंडीशनल है उसको हमें प्रूव करना है, जो कंडीशनल है उसको हमें किसके लॉजिकल इक्विवेलेंस दिखाना है, डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन P एंड Q। ठीक, तो अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर मेरे पास लिखा हुआ है ऐसे, ऐसे तो बिल्कुल ही क्लियर है कि क्या करना है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर इसी का ही है, यानी ये चीज और ये चीज, ये दोनों क्या है, सेम है। इसके लिए वो पर्टिकुलरली क्या करेगा, मेंशन कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। तो क्या करेंगे, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। तो पहले P और Q बना लो। क्या केस बन सकते हैं, दोनों T T T F F T F F। अब क्या बनाएंगे, नेगेशन P। तो नेगेशन P क्या बनेगा, नेगेशन P बनेगा F फिर T। अब नेगेशन Q क्या बनेगा, F T F T। अब नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, ये इसको इंप्लाई करता है, तो ये तो इफ वाली पोर्शन में चली जाएगी और ये स्टेटमेंट देन वाले में चली जाएगी। इफ देन वाले में फॉल्स कब होता है, जब पहले वाला ट्रू हो और दूसरे वाला
फॉल्स, बाकी सब केसेस में ट्रू होता है। दोनों केस फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू तो भी ट्रू, ये वाला फॉल्स होना चाहिए और ये वाला ट्रू होना चाहिए, तो फॉल्स ट्रू। तो ये जो आया हमारे पास आंसर किसका आ गया, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q का, ठीक, TTFT। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। थर्ड एग्जांपल, हमें प्रूव करना है नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q ठीक है। देखो ये आ गया ना, अगर ये ऐसे ब्रैकेट नहीं आता और ये लिखा होता ऐसे, तो इसका मतलब हम समझते हैं यहां पर ब्रैकेट है, ठीक, यानी ब्रैकेट वो खुद दे देगा जहां पर जो आ रहा होगा। इसको प्रूव करने के लिए अब मैं एक ही ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, ट्रुथ टेबल। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस LHS RHS इक्वल दिखाने हैं। सबसे पहले P फिर Q। देखो नेगेशन P नेगेशन Q चाहिए ही है हमें, वैसे नेगेशन Q नहीं चाहिए, नेगेशन P तो चाहिए, ये तीन तो निकाल ही लो पहले ही। नेगेशन Q कहीं चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है ना, नेगेशन नहीं चाहिए हमें, बस ये तीन चाहिए। ये ट्रू ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, तो टोटल 4 केस बन गए। अब P का नेगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ये साइड निकालनी है, इस साइड के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, P इंप्लाइज Q स्टेप्स में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर ये वाला। P इंप्लाइज Q करते हैं तो P और Q जब इंप्लाई करते हैं तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, और बाकी दोनों में ट्रू। अब इसका नेगेशन करेंगे तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, तो इसका नेगेशन फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, यानी ये कौन सी साइड आ गई, LHS, तो LHS में ये वैल्यू है। अब हमें कौन सी साइड निकालनी है, RHS। RHS में क्या करूंगा, पहले नेगेशन P है मेरे पास और Q भी है, तो इन दोनों का नेगेशन P और Q का क्या करना है, डिसजंक्शन। तो नेगेशन P डिसजंक्शन विद Q, ये क्या बनेगा, और वाले रूल लगेंगे, ये ट्रू है ये फॉल्स है। अच्छा आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्यूटेटिव लो, नेगेशन P डिसजंक्शन Q हो या Q डिसजंक्शन नेगेशन P हो, बात तो एक ही है। तो इन दोनों के अंदर कौन सा रूल लगेगा, और का, ट्रू फॉल्स, तो दोनों का आंसर क्या बनेगा, ट्रू। एक ट्रू होता तो ट्रू ही आ जाता है, तो इसका आंसर बनेगा ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इसका अगेन नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट इज नेगेशन ऑफ P, नेगेशन P डिसजंक्शन Q। अब ये ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, और ये फॉल्स का हो जाएगा ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स। चले आगे चले। अब यहां से ये कौन सी साइड आ गई, अब ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो फॉल्स फॉल्स, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, डन खत्म। ठीक, चले आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रूव बाय ट्रूथ टेबल। अब इसमें तुम्हें बाई कंडीशनल देखना पड़ेगा। बस बाई कंडीशनल में एक रूल होता है वो बता देता हूं। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या रूल है हमारे पास, सबसे पहले तो इसमें जो सिंबल यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, IFF, मतलब कि इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। तो अब इसमें क्या करना है हमने, अगर कोई स्टेटमेंट P इंप्लाई करती है Q को, साथ में लगा हुआ है एंड, Q इंप्लाई करती है किसको, P को, यानी गिवन स्टेटमेंट ट्रू है और उसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी ये भी इसको इंप्लाई करती है और ये भी इसको इंप्लाई करती है, तो हम इन दोनों
इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक ही स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके ऐसे लिख देते हैं, P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P। इस पे इंप्लाई Q की तरफ था, इसमें इंप्लाई देखा जाए तो P की तरफ है, तो P की तरफ भी वो साइन आ गया और Q की तरफ भी आ गया। मतलब कि ये दोनों की जगह हम एक सिंगल सिंबल यूज कर लेते हैं, डबल इंप्लाइज। इस डबल इंप्लाइज को ही क्या बोलते हैं हम, डबल इफ या फिर इफ एंड ओनली इफ। क्लियर। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, जैसे हमने उसकी ट्रुथ टेबल याद की थी, किसकी ट्रुथ टेबल, P इंप्लाइज Q की ट्रुथ टेबल क्या थी इसकी, एक T, 3 T और एक F। F कब होगा, F तब होगा जब P स्टेटमेंट तो क्या हो, ट्रू, और Q स्टेटमेंट क्या हो जाए, फॉल्स। अभी क्या करा था हमने कि P इंप्लाई करता है Q को, ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगी, जब पहले वाली तो हो जाए ट्रू और दूसरे वाली हो जाए फॉल्स। अभी ट्रुथ टेबल में यही तो करा था। हाँ, P ट्रू हो जाए पहले वाली और देन वाली फॉल्स, तो P इंप्लाइज Q क्या हो जाएगी, फॉल्स, और बाकी केसेस के अंदर क्या होगी, हमेशा ट्रू। यानी दोनों फॉल्स हो, दोनों ट्रू हो तो भी, और पहले वाली फॉल्स दूसरे वाली तो भी ट्रू मानी जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब ये तो ट्रुथ टेबल थी P इंप्लाइज Q की। अब हमें ट्रुथ टेबल किसकी करनी है, डबल इंप्लाइज की। तो डबल इंप्लाइज की ट्रुथ टेबल क्या है, ये बहुत सिंपल है, ट्रू ट्रू है तो भी ट्रू होगा और फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू है। बस बाकी दो केसेस में ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो, अरे नहीं फॉल्स है, हाँ सेम ही तो है, आगे पीछे तो है, बस ट्रू इन दोनों केसेस में होगा ना, सेम नहीं है ना। सेम क्यों होएगी, सेम क्यों होएगी, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू। मतलब ट्रू तब होगी जब सेम है, ट्रू तब होगा जब हमारे पास क्या है, और जब हमारे पास डिफरेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऐसा इसलिए है, देखो अब अगर मैं ट्रू फॉल्स कहता हूं, ठीक है, ट्रू फॉल्स कहता हूं, ये दोनों ट्रू होंगे ना तभी ये वाली ट्रू मानी जाएगी। मान लो ट्रू फॉल्स ले लिया मैंने, ठीक है, अगर ट्रू फॉल्स है तो P इंप्लाइज Q में क्या होगा, P इंप्लाइज Q में ये फॉल्स बन जाएगा या नहीं बनेगा, एक बार ना तुम पहले P इंप्लाई, कोई बात नहीं, P इंप्लाइज Q में देखो ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये 4 केस बनते हैं। सिर्फ इस केस का आंसर क्या बनता है, और बाकी तीनों केसेस में क्या बनता है, ट्रू। चेक करना जरा कौन सा केस चल रहा है, ट्रू फॉल्स, तो P इंप्लाइज Q में क्या हो गया ये, और इसी का अगर मैं Q इंप्लाइज P बोलूंगा तो ट्रू होगा, क्योंकि इसमें F आगे हो जाएगा ना, कन्वर्स बन जाएगी तो F आगे हो जाएगा और T पीछे हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी, ट्रू। अब ये वाली फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, तो ये वाली क्या होगी, फॉल्स। अरे ये दोनों के अंदर लगा हुआ है एंड के रूल में जाओ, एंड में क्या होता है, कंजंक्शन, तो दोनों ट्रू होते हैं तो ही ट्रू होती है, एक फॉल्स हुई तो फॉल्स हुई। अब सेम लॉजिक यहां पर है। अब बताओ ये अगर है तो P इंप्लाइज Q क्या होगी, ट्रू, P इंप्लाइज Q तो ट्रू होगी ना, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है। अरे इंप्लाइज तभी और सिर्फ तभी फॉल्स होता है जब पहले वाला ट्रू हो और दूसरे वाला, 2 + 2 इज, इफ 2 + 2 इज, मैं तो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ 2 + 2 इज 5 देन इंडिया इज इन जयपुर। अब बताओ मेरे को, P स्टेटमेंट क्या है और Q स्टेटमेंट क्या है, लेकिन पूरी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, पूरी स्टेटमेंट तो ट्रू है ना। 2 + 2 अगर 5 हो तो इंडिया जयपुर में है, तो ये भी गलत है और वो भी गलत है, लेकिन कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आई बात, यानी पहले वाली फॉल्स दूसरे वाली फॉल्स, बट कंबाइंड इंप्लाइज की स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्या कह रहा है। अब अगर इसमें क्या कर दें, उल्टा कर दें,
ठीक है, ये मैंने भी कौन सा केस दिखाया तुम्हें, ये वाला केस दिखाया है, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, लेकिन पूरे ओवरऑल क्या बोल रहा हूं मैं, इसको ट्रू है, ओवरऑल तो ट्रू माना जाएगा। ये पहले वाला ट्रू, अब खुद सोचना, इफ 2 + 2 = 4, बिल्कुल सही बात है, यदि 2 + 2 4 होता है तो इंडिया जयपुर में है, तो फॉल्स हो गया, दूसरे वाला फॉल्स हो गया, पहले वाला ट्रू है। समझ में आ रही है बात? हाँ, वैसे ना एक मिनट, इसके अंदर ना सुनो, इसके अंदर ना कोई लॉजिकल मतलब इफ देन के अंदर इफ क्यू को इंप्लाई नहीं करा, मैंने अलग अलग लिखी है ना दोनों सेंटेंस, तो इसलिए तुम्हें वो उतना फील नहीं आ रहा, तो मैं वो लिखता हूँ जिसके अंदर तुम्हें, जैसे अभी क्या लिखा था बताना, हाँ अभी मैंने क्या लिखा था, वो वाला स्कॉलरशिप वाली, इफ यू क्या था, स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम देन, You will get a scholarship. हाँ अब इस बात का क्या मतलब है जो भी है, यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, मतलब क्या है ये बताओ मेरे को, इसका हमको भी कहने का मतलब क्या है, यदि आप क्या करते हो, फर्स्ट डिवीजन लेते हो या मतलब रैंक फर्स्ट आता है आपका, अच्छे मार्क्स लेते हो, कहने का मतलब है, तो आपको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। देखना आगे, अब फिलहाल तो अगर ये ट्रू है, ठीक है, इफ P इज ट्रू एंड Q इज ऑल्सो ट्रू, resultant is also true. रिजल्टेंट इज ऑल्सो ट्रू, पूरी स्टेटमेंट, ठीक है। अब पहले वाली ट्रू है दूसरे में not और दूसरे वाली में हाँ नोट लगा लो, या फिर ऐसे समझ लो, इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम देन यू विल नॉट गेट अ स्कॉलरशिप, ठीक है, तो यू विल नॉट गेट अ स्कॉलरशिप, तो ये ट्रू होगी और ये फॉल्स होगी, तो कंबाइंड स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है तो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन यहां नहीं दे रहे हैं, तो पहले वाली ट्रू होने पर दूसरे वाली फॉल्स होगी, तो कंबाइंड को क्या माना जाएगा, फॉल्स। क्लियर होगी बात? अब थर्ड में क्या बनेगा, फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गई, ठीक है, कि आप फर्स्ट आए नहीं एग्जाम में, हाँ, और दोनों ही फॉल्स हैं तो भी ट्रू माना जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल ये देखना, बाई कंडीशनल में क्या होता है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ये होता है, अगर P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P में एंड यानी कंजंक्शन हो जाए, ये भी ट्रू, कंजंक्शन के तो रूल पता ही है ना हमें। ट्रू फॉल्स वाले में तो बताओ मेरे को, अब ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू, ये दो के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं P इंप्लाइज Q की, P इंप्लाइज Q की, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और मैं बात कर रहा हूं Q इंप्लाइज P की, तो स्टेटमेंट क्या है ये वाली, true है. तो ट्रू है। और अगर P इंप्लाइज Q की बात कर रहा हूं तो फॉल्स है। ये P है ना और ये Q है। चलें आगे, यहां तक क्लियर हो गया? तो P इंप्लाइज एंड डबल इंप्लाइज क्या मानी जाएगी, फॉल्स, क्योंकि इन दोनों में एक तो फॉल्स आ गया या नहीं आया, दोनों में एक फॉल्स आ गया और कंजंक्शन का रूल था। अब सेम लॉजिक यहां पर लगता है, अगर ये F हो और ये T आ जाए तो P इंप्लाइज Q क्या होगा, P इंप्लाइज Q तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन Q इंप्लाइज P T से F जाएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो एक ट्रू और एक फॉल्स हुआ, कंजंक्शन लग रही है फिर से, तो P इंप्लाइज Q क्या होएगा, फॉल्स होएगा। यानी कि जब भी डिफरेंट आएंगे तो डबल इंप्लाइज क्या होगा, फॉल्स। सिंगल इंप्लाइज समझ में आया, तो डबल उसके बेस पर है। अब ये दोनों ट्रू क्यों है, अगर दोनों TD हैं तो P इंप्लाइज Q ट्रू होगा और Q इंप्लाइज P भी तो TT होगा, वो भी ट्रू हो जाएगा, तो डबल इंप्लाइज T एंड T बनेगा। अब ये वाला लेते हैं, फॉल्स फॉल्स वाला, P इंप्लाइज Q ट्रू होगा और Q इंप्लाइज P वो भी ट्रू हो जाएगा FF के केस में, तो इसका मतलब डबल इंप्लाइज क्या माना जाएगा, ट्रू। समझ में आया यार? तो हमें रोज ही गाने सुनाया करें, बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब बाई कंडीशनल में ट्रू कब होता है, जब दोनों सेम हो, ध्यान रखना। फोर्थ पे आ जाओ भाई, एग्जाम्पल 4, प्रूव बाय ट्रूथ टेबल P implies and implies by Q
इक्वल्स टू, लॉजिकल इक्विवेलेंस है किसमें, P इंप्लाइज Q, एंड यही तो मैंने समझाया अभी तुम्हें, इसी पे क्वेश्चन आ गया। अभी हम यही तो डिस्कस कर रहे थे कि P Q पे करता है और Q P पे करता है, और दोनों का क्या होता है, कंजंक्शन, और यही चीज ये है। अब कैसे दिखाओगे, P Q, ट्रुथ टेबल लिख लेना ऊपर, दोनों T, TF, FT और FF। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, डबल इंप्लाइज Q। तो ये हमें रूल पता है, सेम में ट्रुथ होता है, डिफरेंट में false, true, false, false, true, अच्छा, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैंने वैसे लिख दिया ना, last, सेम में सेम ये फर्स्ट और लास्ट वाला है, और डिफरेंट ये है, ठीक। अब ये वाली चीज देखते हैं, P इंप्लाइज Q क्या बनेगा, P इंप्लाइज Q, जो Q है वो फॉल्स होगी और P ट्रू होगी, तो फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स के केस में फॉल्स हुआ, बाकी में ट्रू हो गया। चले आगे। अब Q इंप्लाइज P, अब P और Q उल्टा रूल हो जाएगा, तो अब ये फॉल्स कब होएगा, जब Q ट्रू होगा और P फॉल्स होगा। Q क्या होगा, ट्रू, और P क्या होगा, फॉल्स। तो P फॉल्स ढूंढना, P फॉल्स और Q ट्रू भी होना चाहिए। तीसरा केस, तो इस केस में फॉल्स और बाकियों में, अब हमें इन दोनों का क्या करना है, एंड, मतलब कि conjunction, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में क्या करते हैं, एंड का रूल लगाते हैं। तो रूल क्या लगेगा, अब इन T false, फॉल्स, false, true, अब ये क्या है और ये क्या है, और दे आर इक्विवेलेंट, इक्वल ही है ये, ठीक है। तो बस हो गया, डन, ठीक है। नेक्स्ट देखना, फिफ्थ, प्रूव बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल। अब तुम्हारी कल 2.1, 2.2 और 2.3 तीनों हो जानी चाहिए। प्रूव बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल, तो उसे से ही प्रूव करते हैं हम। अब ये कह रहा है, नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल P एंड Q लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन विद नेगेशन Q डिसजंक्शन विद नेगेशन P कंजंक्शन विद Q, ठीक है। इसको प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले P और Q दोनों ये एक एक, और दोनों फॉल्स। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, P, ये वाला निकालते हैं, तो ट्रू फॉल्स, नहीं ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब इसका क्या करेंगे, नेगेशन, false, true, true, false, 1 2, ट्रुथ टेबल में मैंने क्या लिख दिए हैं, नंबर्स। तो अब मैं नेगेशन किसका कर रहा हूं, उसी को क्या नाम रखा मैंने, 3, तो मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से भी काम चल जाएगा। तो नेगेशन 3 कर रहा हूं मैं, तो फॉल्स, ट्रू, ये कौन सी साइड आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, RHS निकालना है। तो RHS के लिए हम क्या करने वाले हैं, P तो है हमारे पास, negation Q निकालने वाले हैं, negation P नेगेशन P निकाल देते हैं, नेगेशन Q, तो P ये है। अगर लास्ट में LHS RHS ना मिले ना, तो एक बार जरूर चेक कर लेना, कहीं तुमने गड़बड़ करी होगी। समझ में आई बात, हाँ, मतलब ये क्वेश्चन अटकता नहीं है, ये हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता। नहीं, कहीं धक्के से लिखा हो ना, तो वो गड़बड़ वाली बात है। आ नहीं रहा तो क्या हुआ, एक लिख देते हैं, कौन सा चेक करने में पता लगा, ऐसे पता लग जाता है। हाँ, तो इसीलिए देखना, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगी। चलो आगे देखते हैं। अब ये दोनों आगे, अब हम क्या करेंगे, ये वाला करेंगे,
इसका नाम रख लिया मैंने 4th, 5th और 6th। अब बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ 1 का कंजंक्शन कर रहा हूँ 6 के साथ, और इसका नया नाम क्या रख लिया 7। चलो 1 का 6 के साथ, यानी कि यहां पर, और करना क्या है एंड। तुम्हें दिख रहा ना मैं कितने कंसंट्रेशन के साथ कर रहा हूं ना। पेपर तुम्हारा है, क्या आएगा, ठीक है ना, सही किया। बाकी में तो 1 का 6 के साथ कर रहा हूं और एंड लगा रहा हूं ना, एंड में तभी मैं ऐसे दिखा रहा था FF। देख लो ऐसे तुम्हें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इस साइड आते तो हमें दिख नहीं रहा था। फिलहाल आ गया समझ में। हाँ, आ गया। इसका क्या था और इसका देखना, सही है ना। हाँ, सही है। TF का F आ गया, TT का T आ गया, FF का F आ गया और FT का F आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 का कंजंक्शन करेंगे 5 का 2 के साथ करेंगे। बातें किया और फिर भी 5 का 2 के साथ। 5 क्या है हमारे पास, नेगेशन P, और 2 क्या है Q। 5 कहाँ पर है, 5 ये रहा। F और 2 में फॉल्स। दूसरे वाला देखना, तो जाओ मैं भी तो देखूंगा। अब तीसरे वाला ट्रू है, हम देखना शुरू कर दें, बताएंगे वो। ठीक है। नेक्स्ट, एक भी फॉल्स मिल गया तो फॉल्स। अब हमें फाइनली 7 और 8 का क्या करना है, ये 7 और ये 8 है डिसजंक्शन, और ये हमारी RHS सेम आनी चाहिए, ये RHS आनी चाहिए सेम। इक्वल टू यही आएगी FTTF। अब तुम देख लो 7 और 8 है ना, दोनों का F आ रहा है, T और F का T आता है, FT का T आता है और FF का F आता है, करेक्ट। हेंस प्रूफ। उसको हाईलाइट कर देना जो LHS और RHS है कि वो दोनों इक्वल हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस कहते हैं इसको, ठीक है। बस क्वांटिफायर करेंगे कल, हाँ बस उसमें कुछ नहीं गया। कोई आया है सर? 1 मिनट वहीं रख दे नोटबुक, क्या दिक्कत है। हाँ भाई 2.3 कंप्लीट कर लेना। अब ये एटोडोलॉजी है या नहीं है, नो इट्स नॉट एटोडोलॉजी ना। क्वांटिफायर से आगे बस खत्म। क्वेश्चन क्या है? उसके अंदर क्वेश्चन नहीं, उसके अंदर भी तो होंगे एक्सरसाइज में। नहीं है ना, इसे एक्सरसाइज में नहीं है। कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है क्वेश्चन, नहीं एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है ना एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में। अच्छा मिसलिनियस में देख रहा था, ठीक है। मिसलिनियस भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। कल का एक दिन तो हम लगा ही रहे ना इसके ऊपर, तो बस ठीक है। फिर कल का एक दिन हम लगा रहे हैं तो कल क्वांटिफायर कर लेंगे। और अब तुम्हारा सेकंड चैप्टर हो गया डन, ठीक है। मेरी तरफ से होगी बात।